अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल एक्स-रे अकेडमी पर। नाउ हम लोगों ने अभी तक जितने सेल से रिलेटेड बातें की उसमें हमने कहा आगे सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो सेल है, तो सेल के मामले में हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो सेल होता है ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है। किसका फंक्शनल यूनिट है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट इज मीन बाय सेल। सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम क्या बोलते हैं? हयातियात की इकाई। हयातियात की क्या है? इकाई है, या जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिट। हम क्या बोलते हैं? खलिया, या हम उसी को क्या बोल रहे हैं? सेल। ये जो खलिया है, ये खलिया क्या है? हम कहते हैं ये हयातियात की इकाई है। और इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं हम उसको? यूनिट ऑफ लाइफ। और कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ सेल की क्या कहते हैं? कंप्लीट डेफिनेशन हम बोलते हैं कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। याद आ रहा है? तो जब हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, जब हमने तारुफ पढ़ा था, उस वक्त हमने कहा था कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है, खलिए की डेफिनेशन क्या होती है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें एक ऑर्गेनल होता है। उस ऑर्गेनल का नाम क्या है? उस ऑर्गेनल का नाम है प्लास्टिड। हमने कहा कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं? जिसमें न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। और जिसमें नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। फिर हमने कहा कि यूकैरियोटिक खलिया वो होता है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, यानी झिल्लीदार अज़ूचे होते हैं। और उन झिल्लीदार अज़ूचों में अभी तक जिन अज़ूचों की बात की हमने, उसमें कौन कौन है? गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। और आज किसकी बात कर रहे हैं हम? प्लास्टिड। नाउ प्लास्टिड बेसिकली होती क्या है? तो प्लास्टिड के मामले में जो बेसिक डेफिनेशन है वो याद रखिए। पहली बात याद रखिए कि प्लास्टिड जो होती है ये पौधों के तमाम खलियों, कहां पर होती है? स्पेशली ये पौधों में। इसका मतलब ये एनिमल में नहीं होती। तो प्लास्टिड जो है ये पौधों के तमाम खलियों और यूग्लिना में पाया जाता है। यूग्लिना क्या है? यूग्लिना हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ देखिए मैंने उसको स्ट्रक्चर ऐड किया हुआ है। ये जो यूग्लिना है ये प्रोटिस्टा है। क्या ये? प्रोटिस्टा। जब हम ना इर्तिखा की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर कुछ नहीं था, पहले बना एक खलिया, उसके खलिए से फिर बहुत सारे कसीर खलवी जानदार, फिर कसीर खलवी जानदार के अंदर क्या हुआ? इर्तिखा, अलग अलग होते गए। तो कुछ बने प्लांट, कुछ बने एनिमल, तो कुछ बने प्रोटिस्टा। तो प्लांट और एनिमल इनके बीच का जो लिंक है वो है प्रोटिस्टा। हम जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे, लेकिन सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो उसमें से एक एग्जांपल कौन है? यूग्लिना। कौन है? यूग्लिना। ऐसा जानदार जो अपनी ग़िज़ा फोटोसिंथेसिस यानी शुआई तरकीब के अमल के जरिए क्या करता है? हासिल करता है। वो कौन है? यूग्लिना। तो हम बात कर रहे हैं कि जो प्लास्टिड है, ये जो अज़ूचा है, ये अज़ूचा पौधों के तमाम खलियों में होता है, साथ ही साथ किसमें होता है? यूग्लिना। दूसरा, ये जो होते हैं, ये जो प्लास्टिड होते हैं, इनके अगर साफ की बात करें तो ये कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, और खूरदबीन की मदद से ये आसानी से दिखाई देते हैं। यानी अगर हम उसको सादी आंख से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो हमको दिखाई नहीं देंगे। इनको अगर देखना है तो हमको इस्तेमाल माइक्रोस्कोप का, खूरदबीन का क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक होता है ना दूरबीन, और एक होता है खूरदबीन। खूरदबीन मतलब जो छोटी चीज को हम जिसके जरिए क्या करते हैं? देखते हैं। तो आमतौर पे हम इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं हम उसको? माइक्रोस्कोप। ठीक। नाउ हम ये कहते हैं कि ये प्लास्टिड असल में होती क्या है? तो प्लास्टिड ये होती है, तो ये कुछ मखसूस पिगमेंट होते हैं। प्लास्टिड में क्या होते हैं? मखसूस पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट क्या होता है? इससे पहले बोला मैंने ना आपको, मैंने इससे पहले बोला कि हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन किसमें होता है?
आरबीसी सेल। आरबीसी सेल मतलब रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल मतलब सुर्खुन के जरा। तो वो सुर्ख क्यों है? क्योंकि उनके अंदर कौन मौजूद है? पिगमेंट। कौन से कलर का है? लाल कलर का। पत्ते हरे हैं। क्यों हरे हैं? क्योंकि उनमें कौन मौजूद है? पिगमेंट। तो इसका मतलब पिगमेंट कौन हुआ? जो कलर देता है या जिसकी वजह से क्या होता है? कलर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पिगमेंट। इसको कहा जाता है कलरिंग एजेंट। हम क्या बोल रहे हैं उसको? कलरिंग एजेंट, या जो रंग पहुंचाने वाला। क्या बोलेंगे उसको? रंग पहुंचाने वाला जो होता है उसको क्या बोला जाता है? पिगमेंट। ये ना हमारी स्किन का कलर काला है। क्यों काला है? पिगमेंट। कौन सा? पिगमेंट। काला पिगमेंट नहीं बोलते उसका, क्या बोलते हैं? किसी ने सुना है क्या? मेलानी। क्या बोलते हैं? मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन जो पिगमेंट है हमारा, ये जो काला कलर है, किसकी वजह से? मेलानिन पिगमेंट। हरा कलर क्यों है? क्लोरोफिल। लाल कलर क्यों है? हेमोग्लोबिन। तो ये पिगमेंट के अलग अलग नाम है, और पिगमेंट की वजह से हमको क्या दिखाई देता है? रंग, कलर। तो पिगमेंट जब भी आप बोलेंगे तो पिगमेंट का मतलब कौन हो गया? कलरिंग एजेंट, जिसकी वजह से क्या आता है? कलर। याद रहेगा ना, उसको हम क्या कहते हैं? पिगमेंट। जिनकी वजह से क्या हो रहा है ना, मखसूस पिगमेंट होते हैं जिनकी वजह से पौधे क्या होते हैं? मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। इसका मतलब कोई फूल है, कोई पत्ता है जो आपको कलरफुल दिखाई देता है, वो कलरफुल किसकी वजह से दिखाई देता है? पिगमेंट्स की वजह से। ठीक है। तो पिगमेंट की मौजूदगी की बिना पर जो प्लास्टिड है उसकी कई अकसाम होती है। अब ये जो प्लास्टिड है, इस प्लास्टिड में किस टाइप का पिगमेंट है? हरा है या ब्राउन कलर का है, जर्द कलर का है, पीले कलर का है? कौन से टाइप का पिगमेंट इस प्लास्टिड के अंदर मौजूद है? इस बिना पर प्लास्टिड को भी 3 टाइप में या कई सारी अकसाम में डिवाइड किया। उनमें से एक एग्जांपल क्या है? जैसे क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट। दूसरा एग्जांपल कौन है? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा एग्जांपल है ल्यूकोप्लास्ट। कौन है? ल्यूकोप्लास्ट। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ 3 डायग्राम ऐड की है, और इन 3 डायग्राम के अंदर आपको आसानी से ना कलर के अंदर फर्क दिख रहा होगा। एक को हम क्या करें यहाँ पर? क्रोमो। क्या करें? क्रोमो। दूसरे को हम क्या करें? क्लोरो। और तीसरे को हम क्या करें? ल्यूको। अगर आप इसको देख रहे होगे तो ये जो क्रोम है, ये जो क्रोम है, क्रोम का मतलब क्या होता है? क्रोम का मतलब होता है मुख्तलिफ रंग। क्रोम का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ रंग। उसको आमतौर पे कहा जाता है कलरफुल। क्या बोला जाता है? कलरफुल। इसका मतलब वो पिगमेंट जो कलरफुल होगा, या ऐसा पिगमेंट जिसके अंदर आपको अलग अलग कलर दिखाई देंगे, उसको आप क्या बोल देंगे? क्रोमोप्लास्ट। यानी ऐसा प्लास्टिक जिसके अंदर कई सारे कलर हो सकते हैं, वो कौन होगा? क्रोमोप्लास्ट। फिर ऐसा प्लास्टिक जिसके अंदर सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा? जिसके अंदर आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर। क्या दिखाई देगा? ग्रीन कलर। या जिसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा? हरा रंग। वो प्लास्टिक जिसमें आपको हमेशा हरा रंग दिखाई देगा, या ऐसा प्लास्टिक जिसके वजह से सिर्फ कलर क्या रहेगा? हरा, वो कौन रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। इसलिए आप देखो कि जो जितने भी पत्ते हैं, जितने भी पौधे हैं, उनके जो पत्ते हैं वो हरे हैं। हरे क्यों है? इसका मतलब उनमें कौन से टाइप का प्लास्टिड है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक। फिर ऐसे प्लास्टिक जिनका कलर लेस होते हैं, या जो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, या दूसरे अल्फाज में कहा जाता है जहां पर पिगमेंट गैर मौजूद होते हैं। अगर वो गैर मौजूद होगा तो वो कैसा हो जाएगा? कलरलेस। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? बेरंग। तो ऐसे प्लास्टिक तो है, लेकिन उसके अंदर जो पिगमेंट है वो नहीं है। पिगमेंट नहीं होने की वजह से हम उसको बोल रहे हैं कि पिगमेंट गैर मौजूद है, और पिगमेंट की गैर मौजूदगी की वजह से वो क्या हो गया? कलरलेस, बेरंग। फॉर एग्जाम्पल आलू। आलू कैसा है? कलरलेस। जड़े कलरलेस। क्यों? पत्ते हरे हैं, जड़े सफेद है। क्यों सफेद है? क्योंकि उसमें कोई पिगमेंट मौजूद, उसमें कोई कलर देने वाला पिगमेंट नहीं है। इसका मतलब प्लास्टिक के अंदर 3 टाइप होते हैं। कौन कौन सी होती है?
क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल है, क्लोरोप्लास्ट जो सिर्फ हरा है, और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट जो कैसा है, कलरलेस है, कैसा है, बेरंग है। याद रहेगा। तो प्लास्टिड ये पौधों के अंदर होते हैं और यूग्लिना में होते हैं, और पौधों के अंदर ये जो कलर के अंदर हमको वेरिएशन दिख रहा है, फर्क दिख रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, प्लास्टिड। कौन जिम्मेदार है, प्लास्टिड। याद रहेगा। देखिए फर्स्ट अक्सर सवाल बहुत अच्छा है, 2 मिनट में बोलता हूँ, ठीक है, 2 मिनट में बोलता हूँ। हाँ बेटा बोलो। हम्म हम्म हाँ, तो हम यही बोल रहे हैं कि जो पहले यूनिसेलुलर थे, बाद में क्या हुए, मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बने, और यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर में प्लास्टिड गया। ये हमको कैसा कंफर्म हुआ, क्योंकि यूनिसेलुलर में भी प्लास्टिड देखने को मिल रहा है और मल्टी सेलुलर में भी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इवोल्यूशनरी इर्तिका के नजरिए से कुछ ना कुछ क्या है, रिलेशन है। हम जब इर्तिका पढ़ेंगे उस वक्त हम बोलेंगे कि दिस यूग्लिना इज एंसेस्टर, आबा हुआ अजदाद किसके, मल्टी सेलुलर के, यानी पौधों के, या इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या है, रिलेशन है। कि जब दुनिया बनी होगी तो दुनिया के अंदर जब इवोल्यूशन हुआ होगा, इर्तिका हो गए होंगे, तब्दीली आई होगी, तो किस तरह से आई होगी, है ना। ठीक, तो इर्तिका का ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अपने लिए थोड़ा टाइम है उसको, तो उसमें इंशाल्लाह बहुत सारी बातें और क्लियर हो जाएगी। नाउ दूसरा हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर इन क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं, यानी अब हमने क्या बोला कि हमारे पास 3 तरह के कौन है, प्लास्टिड है, उसमें मेनली हमारा जो टारगेट रहेगा वो कौन रहेगा, क्लोरोप्लास्ट। नाउ अब हम ये कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से टाइप के पिगमेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारी गुफ्तगू स्टार्ट हो रही है क्लोरोप्लास्ट से, कि हम क्या कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है, ये क्लोरोप्लास्ट किस तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है हरा रंग का। कैसा होता है, हरा रंग का। ये हरा रंग का क्यों होता है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, उसके पास होते हैं क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट। यानी इसके पास कितने टाइप के पिगमेंट है, 2। एक का नाम क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट, दूसरे का नाम क्या है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट। और ये क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट करते क्या है, तो ये क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट ये रोशनी को गिरफ्त में लेते हैं। गिरफ्त में लेना मतलब पकड़ना, कैच करना, एब्जॉर्ब करना। तो ये अपने पास गिरफ्त में लेंगे और उसी वजह से क्या होगी, ज़ियाई तालीफ। ज़ियाई तालीफ मतलब फोटोसिंथेसिस, और दूसरे अल्फाज में हम उसको क्या कहते हैं, शुआई तरकीब। क्या होती है, शुआई तरकीब। तो हम ये कहते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट और क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये आगे चल के क्या करेंगे, ज़ियाई तालीफ के लिए जिम्मेदार होंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि पौधे जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ मतलब खुद कफील, अपनी ग़िज़ा खुद बनाएंगे। तो अपनी ग़िज़ा खुद कैसे बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास ऐसी कौन सी चीज है, पिगमेंट। वो पिगमेंट कहाँ मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसका टाइप है, प्लास्टिड। तो वो जो प्लास्टिड है, उस प्लास्टिड का नाम आपने क्लोरोप्लास्ट क्यों रखा, क्लोरो मतलब हरा, ग्रीन। तो ग्रीन कलर का वहां पर पिगमेंट है, वो ग्रीन कलर पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल। याद रहेगा, ठीक। उसकी वजह से क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है। किसकी लाइट रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस। अब दूसरा हमने क्या बना, क्रोमोप्लास्ट। क्या बना हमने, क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट में चर्बी में घुल जाने वाले, यानी फैट सोल्यूबल, चर्बी में घुल जाने वालों को हम क्या बोलेंगे, फैट सोल्यूबल। क्या बोलते हैं हम उसको,
फैट सोल्यूबल, यानी ऐसे पिगमेंट उनके पास होते हैं जो चर्बी में हल पजीर होते हैं, फैट में सोल्यूबल होते हैं। तो चर्बी में घुल पजीर या घुल जाने वाले कैरोटीनॉइड पिगमेंट, कौन सा वाला पिगमेंट होता है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट। और कैरोटीनॉइड पिगमेंट में भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप है। कौन कौन से? जैसे कैरोटीन, ज़ेनटोफिल वगैरह मौजूद होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, उस पौधे के अंदर अलग अलग कलर आएंगे, इसीलिए हमने इसको क्या बोला था? कलरफुल, अलग अलग रंगों के। कौन कौन से रंग है? पीला रंग है, नारंगी रंग है, और क्या होता है? सुर्ख रंग पाया जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या बना? क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम बना उसका? क्रोमोप्लास्ट, अलग अलग रंग वाला, एक से ज्यादा कलर वाला। तो अब यहाँ पर जो पिगमेंट है वो कौन से पिगमेंट है? एक है कैरोटीन और एक है ज़ेनटोफिल। और इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं? इन दोनों को हम बोल रहे हैं चर्बी में घुल जाने वाले, या हम क्या बोल सकते हैं इसको? चर्बी में हल पजीर। और ये चर्बी में हल पजीर कौन कौन सा कलर देते हैं? पीला, नारंगी, सुर्ख। एग्जाम में इस पर सवाल किया जाता है, इसको याद रखना है आपने। ठीक। तीसरा कि हम कहते हैं कि तीसरा पिगमेंट कौन है? तीसरा प्लास्टिड कौन है? ल्यूकोब्लास्ट। और ल्यूकोब्लास्ट कैसा होता है? बेरंग, यानी रंगीन। और इसकी क्या होती है? मुख्तलिफ अशकाल और जसामत के ये क्या होते हैं? प्लास्टिड होते हैं। और इसका जसामत या मुख्तलिफ साख क्यों है? उसकी वजह है कि ये क्या करते हैं? ग़िज़ा को जमा करते हैं। इसका मतलब ये है कि ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, उन ल्यूकोप्लास्ट का असल काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, या दूसरे अल्फाज में हम क्या बोल सकते हैं? ग़िज़ा को जमा करना। इनका असल काम क्या होता है? ग़िज़ा को जमा करना। और जब ये ग़िज़ा को जमा करेंगे, जैसे आलू, उसने ग़िज़ा को जमा किया और उसको हम क्या करेंगे? खाते हैं। जड़ें, जैसा मूली है, ये भी एक जड़ है, उसका कलर भी क्या है? व्हाइट। बात समझ में आ रही है? तो दिस आर दी ल्यूकोप्लास्ट और एग्जांपल ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। अब एक और बात याद रखना है कि ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये गैर रंगीन होते हैं, मुख्तलिफ अशकाल होते हैं, मुख्तलिफ जसामत होते हैं, साथ ही साथ इनकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल भी है, इनकी मुख्तलिफ टाइप्स भी है। क्या क्या है? तो इनमें तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक को कहा जाता है अमाइलोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? अमाइलोप्लास्ट। ये जो अमाइलोप्लास्ट है, ये किसको जमा करके रखते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अमाइलोप्लास्ट किसको जमा करके रखते हैं? कार्बोहाइड्रेट, यानी हम इसको क्या कहते हैं? निशास्ता। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? इसका बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो। पोटैटो मतलब आलू। ठीक। दूसरा एग्जांपल कौन है? दूसरा एग्जांपल है इलायोप्लास्ट। क्या नाम है? इलायोप्लास्ट। क्या नाम है? इलायोप्लास्ट। और इलायोप्लास्ट बेसिकली ये क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं, जमा करके रखते हैं किसको? रोगन और चर्बी। रोगन और चर्बी का मतलब क्या होता है? फैट्स एंड ऑयल। इसको जमा करके रखते हैं, फैट्स एंड ऑयल। और तीसरा नाम कौन है? एल्यूरोप्लास्ट। कौन है? एल्यूरोप्लास्ट। और एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करके रखते हैं? प्रोटीन। किसको स्टोर करते हैं? प्रोटीन। तो बेसिक याद रखना है कि जब हम प्लास्टिड की बात करते हैं तो प्लास्टिड के अंदर मेनली तीन टाइप है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट में भी तीन टाइप है। जो क्या? ल्यूकोप्लास्ट का असल काम क्या है? ग़िज़ा को जमा करना। मतलब उसकी वजह से कोई कलर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन उसकी वजह से एक काम हो रहा है, वो क्या है? ग़िज़ा को जमा करने का काम। याद रहेगा? ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टिड की, प्लास्टिड क्या काम करते हैं ना। अब हम जो असल प्लास्टिड है जिसकी बात हम करने वाले हैं वो कौन है? क्लोरोप्लास्ट। कौन है? क्लोरोप्लास्ट। तो आपको याद होगा कि जब हमने इसकी शुरुआत की थी खलिए की, तो हमने कहा था कि जो यूकैरियोटिक सेल है या जो नोवा के खलिए होते हैं, तो इनके दो टाइप होते हैं।
एक होता है जिसको हम कहते हैं नबाती खलिया और दूसरा होता है हैवानी। तो हमने कहा था कि जो नबाती खलिया होते हैं उसकी खास बात क्या होती है कि उसके अंदर क्या मौजूद होता है, एक तो होता है सेल वॉल, कौन मौजूद होता है, सेल वॉल। दूसरा इसके अंदर कौन मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट, जो उसको किससे अलग कर देगा, हैवानी खलिये से। तो हैवानी खलिये से नबाती खलिये को अलग करने वाले दो ऑर्गन, एक है सेल वॉल, एक है क्लोरोप्लास्ट। तीसरा ऑर्गेनल कौन है, लास्ट लेक्चर में पढ़े ना रे बच्चों, कौन है, वैक्यूल्स। आलिए याद आ रहा है, आलिद क्या पढ़े थे हमने, वैक्यूल्स। तो सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल, ये तीनों भी सिर्फ किसमें मौजूद होते हैं, नबाती खलिये। और हैवानी खलिये में क्या होते हैं, एब्सेंट, गैर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। नाउ व्हाट इज मीन बाय क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट ये किसका टाइप है, प्लास्टिड। किसका टाइप है, प्लास्टिड। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें कौन से टाइप के पिगमेंट होते हैं, कौन से टाइप के पिगमेंट होते हैं, दो टाइप के पिगमेंट। कौन से दो टाइप के पिगमेंट, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। कौन है, क्लोरोफिल और कौन है, कैरोटीनॉइड। नाउ हम क्या कह रहे हैं कि जो सब्ज पौधे हैं या जो हरे रंग के पौधे होते हैं उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी क्या होती है, अक्सरियत। और ये जो अक्सरियत है ये पत्तियों के मीजोफिल खलिये में होता है। इसमें होती है पत्तियों के मीजोफिल खलिये। इसका मतलब ये है कि जब हम प्लांट या नबातात की स्टडी करेंगे उस वक्त हम ये पढ़ेंगे कि नबातात के अंदर अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, खलिये होते हैं। उसमें से एक खलिया कौन है, मीजोफिल। कौन है, मीजोफिल। और ये जो मीजोफिल खलिया है ये खलिया किसका खलिया है, पत्तों का। तो पत्तों में जो स्पेशल खलिया है वो कौन है, मीजोफिल। और इस मीजोफिल के अंदर कौन मौजूद होता है, इस मीजोफिल के अंदर कौन मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट। कौन मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पत्ते होते हैं वो पत्तों का जो रंग होता है वो क्या होता है, हरा, ग्रीन। समझे। तो इसके लिए बात को याद रखना है कि जब भी हम सब्ज पौधों की बात करेंगे उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। और ये क्लोरोप्लास्ट की अक्सरियत हमको कहां देखने को मिलेगी, पत्तियों में। और पत्तियों में भी कौन से, मीजोफिल से। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कैसा दिखाई देता है, अगर आप क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो ये अदसे नुमा होगा। अदसा मतलब, अदसा किसको बोलते हैं मौलाना, लेंस। लेंस मतलब आपकी आंख का जो चश्मा है ना उसकी जो कांच रहती उसकी तरह, उसको बोलते हैं आप अदसा। दूसरा कैसा होगा, बैजवी। बैजवी मतलब अंडे की तरह। गेंद नुमा यानी गोल। तख्ती नुमा यानी चपटा। और कुछ जगह पर ये कैसा होता है, रिब्बीन की शक्ल में मौजूद होता है। इसका मतलब एग्जाम में इसको सवाल किया गया था कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी शक्ल कैसी होती है। तो क्लोरोप्लास्ट की शक्ल अदसे नुमा भी हो सकती है, बैजवी भी हो सकती है, गेंद नुमा भी हो सकती है, तख्ती नुमा भी हो सकती है, और बहुत हाइट पर अगर चला गया तो रिब्बीन की ऐसी भी हो सकती है। रिब्बीन बोले तो वो चोटी को बांधते थे ना, वैसी मतलब पट्टी। पट्टी, पट्टी मतलब हाँ ऐसी पट्टी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ना ना ना, सिर्फ फ्लैट, फ्लैट बट लॉन्ग। समझे, इसलिए उसको क्या बोला जा रहा है, रिब्बीन। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत लॉन्ग होता है और फ्लैट होता है, इसलिए उसको बोला गया है रिब्बीन की तरह। ठीक है, उसकी लंबाई जो होगी, हाँ पोलन, हाँ 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 बराबर। हमने जब पॉलिनेशन की बात की तो जिस तरह से वो फ्लैट था और लॉन्ग था उस तरह से, बराबर। तो पॉलिनेशन की केस में हमने जब पढ़ा था तो ठीक है ना। अब अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी होगी, 5 से 10 mm, यानी 5 से लेकर
10 mm का मतलब क्या हो गया? हाँ, अब ये मिलीमीटर है या माइक्रोमीटर है? हाँ, बहुत अच्छे। ये क्या रहेगा? माइक्रोमीटर। तो अभी इन्होंने क्या लिख दिया वहां पर? mm। नॉर्मली क्या लिखना चाहिए? माइक्रो यानी सिंबल। ठीक है, और इसी तरह से चौड़ाई कितनी होगी? 224 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना, जब mm में आ रहा है तो mm का मतलब मिलीमीटर नहीं है। फिर इसके बाद इनकी तादाद की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो तादाद होती है, तादाद मतलब इनके नंबर, तो एक खलिये में अगर बात करते हैं तो एक खलिये में क्या होगा? एक जैसे, जैसे क्लाइमाइडोमोनास, इसमें होते हैं क्लाइमाइडोमोनास। क्लाइमाइडोमोनास क्या है? क्लाइमाइडोमोनास ये टाइप है किसका? प्रोटिस्टा का। आप देखें ना, हमारे पास जो वजू वगैरह का पानी रहता है, उसके बाद अगर झाड़ वगैरह है तो अंदर अक्सर हमको हरे हरे दिखाई देते हैं, वो क्या है? क्लाइमाइडोमोनास। कौन है वो? क्लाइमाइडोमोनास। ये जो क्लाइमाइडोमोनास है उसमें एक खलिये के अंदर क्या हो सकता है? एक क्लोरोप्लास्ट। एक खलिये में कितना होगा? एक क्लोरोप्लास्ट। और ज्यादा से ज्यादा कहाँ हो सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा हम कह रहे हैं कि सब्ज मेसोफिल। मेसोफिल कौन है? किसका? पत्तों का। ठीक है, तो मेसोफिल के जो खलिये है उसमें कितना हो सकता है? 20 से लेकर 40, यानी कम से कम कितना हो सकता है? एक। ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। अब कितनी हाइट की बात कर रहे हैं? 20 से 40। ठीक है, नाउ अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कैसा दिखाई देता है? जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट की बात, हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, वैसे ही हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट की। तो हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी झिल्ली होती है? 2। वैसे ही हम क्या करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी 2 झिल्लियों में क्या होता है? मलफूफ होता है। मलफूफ होता मतलब कवर किया होता है, ढका हुआ होता है, छुपा के रखा हुआ होता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करते हैं हम, तो क्लोरोप्लास्ट की अंदरूनी झिल्ली निस्बतन कम नुफूस पजीर होती है। अंदरूनी झिल्ली कम नुफूस पजीर का मतलब क्या है? नुफूस पजीर मतलब परमिशन, परमिएबिलिटी। कम नुफूस पजीर मतलब लेस परमिएबल। क्या होती है? लेस परमिएबल। लेस परमिएबल का मतलब क्या होगा? लेस परमिएबल का मतलब होगा, अगेन दोबारा हम उसको क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं हम? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब हर एक को अंदर जाने देगा क्या? नहीं, परमिशन सिर्फ कुछ ही को रहेगी, हर किसी को परमिशन अंदर जाने की नहीं रहेगी। इसलिए हम जब नुफूस की बात करते हैं तो नुफूस पजीरी उसकी कैसी होती है? कम, यानी अंदर जिसकी जरूरत होगी बस उसी को अंदर जाने देगा, सिलेक्शन करके भेजेगा। इसलिए हम यहाँ क्या करें कि वो कैसा होता है? कम नुफूस पजीर, या हम उसको बोल रहे हैं लेस परमिएबल। जबकि और जो झिल्ली है, घिरी हुई जगह को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। अगर आपको याद होगा तो क्लोरोप्लास्ट के केस में हमने ऐसी डायग्राम बनाया था। हमने कहा कि ये आउटर है और ये जो होती है ये क्या होती है? इनर होती है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये भी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और उसका अंदर का जो हिस्सा होता है उसका नाम क्या पड़ा था? मैट्रिक्स। क्या पढ़ा था हमने? मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट का अंदर का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। ये रूम है, ये रूम के अंदर का जो हिस्सा है ना? तो वैसे ये क्लोरोप्लास्ट की दीवार है, अंदरूनी दीवार के अंदर का ये पूरी जो खाली जगह है इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। याद रहेगा। दूसरा कि जो स्ट्रोमा होती है उस स्ट्रोमा में झिल्ली से बने हुए कई चपटे थैली नुमा साफ पाए जाते हैं। ये दिख रहा है आपको? ये पूरा इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन की झिल्ली के अंदर आपको क्या देखने को मिला? इस तरह से चपटी चपटी साख्ते। ये जो चपटी साख्ते हैं इनको कहा जाता है थाइलाकॉइड्स। क्या बोला जाता है इनको? थाइलाकॉइड्स। क्या बोला जाता है इनको? थाइलाकॉइड। तो ये जो साख्ते आपको दिखाई दे रही है ये सारी एक के ऊपर एक जो रखी हुई है, ये कौन है? ये है थाइलाकॉइड्स। कौन है? थाइलाकॉइड्स। उसके बाद हम क्या करें? ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा, ये बाहर की मेम्ब्रेन है, ये अंदर की मेम्ब्रेन है, ये अंदर का स्पेस है जिसको हम क्या करें? स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर इस तरह से एक के ऊपर एक रखे हुए कौन है? थैले।
है ना, सैक से याद रखना है आपको, थाइलाकॉइड। नाउ थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं? थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक, थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं? एक के ऊपर एक इस तरह से मुनज़्ज़म तौर पे क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, जैसे सिक्कों के एक के ऊपर एक क्या होते हैं? रखे हुए होना, या एक के ऊपर एक क्या रखे होते? जमाए करके थे, उसको बोला था स्टैक। क्या बोला जाता है? स्टैक ऑफ कॉइन। तो ये जो स्टैक ऑफ कॉइन यानी एक के ऊपर रखे हुए सिक्कों की तरह दिखने वाली ये जो साफ्त है, इस साफ्त को कहा जाता है ग्रैना। क्या कहा जाता है इस साफ्त को? ग्रैना। तो ये जो एक है इसको आप क्या बोल रहे हैं? थाइलाकॉइड। एक जो है आप उसको क्या बोल रहे हैं? थाइलाकॉइड। और ये एक के ऊपर एक जो रखे हुए उसको आप क्या बोलते हैं? ग्रैना। क्या बोलते हैं उसको आप? ग्रैना। नाउ अब एक और बात याद रखो, इन सब के अलावा झिल्ली ही से बने हुए चपटे नलकी साफ्ट ट्यूब होती है। आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये बीच में ट्यूब है, ये बीच में ट्यूब है, ये दिख रही है। तो ये जो ट्यूब है इनको जोड़ने वाला, तो इसका मतलब ये किसको जोड़ रहा है? ग्रैना। तो ग्रैना को जोड़ने की वजह से क्या होती है? जो ग्रैना के मुख्तलिफ थाइलाकॉइड्स को एक दूसरे से क्या करती है? जोड़ती है। इसलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्ट्रोमा लैमेली। क्या नाम है उसका? स्ट्रोमा लैमेली। लैमेली बेसिकली वर्ड बोला जाता है जो जुड़ाने का काम करता है या जोड़ने का काम करता है या दरमियान में होता है। तो ये इन दोनों की क्या है? बीच में उनको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और चूंकि इसकी जो जगह है वो स्ट्रोमा के अंदर है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया? स्ट्रोमा लैमेली या स्ट्रोमा लैमेली। तो बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है? क्लोरोप्लास्ट की साफ्ट कैसी होती है? बाहर की एक मेम्ब्रेन है, अंदर की एक मेम्ब्रेन है, अंदर की मेम्ब्रेन के अंदर अंदर जो जगह है वो कौन है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर कौन है? थाइलाकॉइड। थैली की तरह दिखने वाली सांप। और वो थैली की तरह दिखने वाली सांप एक के ऊपर एक अरेंज है। अब जब वो एक के ऊपर एक अरेंज होती है तो उसका नाम क्या बन जाता है? ग्रैना। बात समझी? फिर हम ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रैना है, इस ग्रैना को जोड़ने का काम एक बीच में एक चपटा ट्यूब नीमा साफ कर रहा है, जो दो थाइलाकॉइड को जोड़ के दो बड़ी ग्रैना को एक दूसरे से जोड़ देता है। उसका नाम यहाँ पर क्या रखा हुआ है? स्ट्रोमा लैमेली। नाउ लास्ट एक और बात, कि ये जो थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड की जो झिल्ली है ना, अभी ये फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ये क्या है? थाइलाकॉइड। तो ये थाइलाकॉइड की फिर कौन हो गई? मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड की क्या हो गई? मेम्ब्रेन हो गई, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? झिल्ली। इसका मतलब ये जो थाइलाकॉइड की झिल्ली है या थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी क्या होगा? जगह। अगर ये अंदर जगह है तो इस जगह को क्या बोला जाता है? लूमन। क्या बोला जाता है इसको? लूमन। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जहां पर भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड होता है और अंदर खाली जगह होती है, तो इंटरनल या मिडल में अगर कोई चीज होती है तो उसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है लूमन। तो यहाँ पर क्या है? जो थाइलाकॉइड है उसके अंदर की जो जगह है उसको क्या बोला जाता है? लूमन। फिर ये जो लूमन है, इस लूमन का काम क्या होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जब शुआई तरकीब का अमल होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, तो सूरज की जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी इस क्लोरोप्लास्ट में आएगी। क्लोरोप्लास्ट में आने के बाद वो रोशनी कहां पर जाएंगी? इस झिल्ली के ऊपर। इस झिल्ली के ऊपर क्या होगी? क्लोरोफिल पिगमेंट। और वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से क्या होगी? यहां पर आएंगे इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा? अंदर की जानिब हाइड्रोजन आयन जाएगी। तो इसका मतलब ये जो लूमन है, ये लूमन एक तरह की जगह है जहां पर जाके कौन जमा हो जाते हैं? H+ आयन, प्रोटॉन। और उसकी वजह से ये होता है कि जब सूरज की रोशनी हटती है तो प्रोटॉन बाहर आना शुरू होते हैं, और प्रोटॉन के बाहर आने की वजह से यहां पर क्या बनती है? ATP, एनर्जी। तो दिन में क्या करते हैं पौधे? दिन में पौधे क्या करते हैं? शुआई तरकीब की अमल के जरिए तवानाई बनाते रहते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, और फिर बाद में उसका इस्तेमाल करेंगे वो ग़िज़ा बनाने के लिए। समझे? तो अब आगे वही बात हो रही है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने वाले खामिरे होते हैं। क्या मतलब होता है खामिरे का? एंजाइम। खाने कहां चले गए थे बात? तो खामिरे, खामिरे मतलब एंजाइम, एंजाइम मतलब
नेचर उसका प्रोटीन है, डेफिनेशन क्या है, क्या काम करता है वो? हाँ, स्पीड ऑफ दी रिएक्शन, तामुल की शरह को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। लेकिन उसका डेफिनेशन तुम बोल ही नहीं अभी तक, 10 बार उस दिन बोला था यार, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। मंसूर इतना भारी मेरे सामने पेट पलटा के मेरे को कर रहा है। ठीक है बेटा, अभी तो बच गया, नेक्स्ट टाइम नहीं। खामरे एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर दी बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, याद रखिए एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम आर दी बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का मतलब क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ठीक है ना। फिर दो बातें और इंपॉर्टेंट है, इनमें दो धागी गोल्ड डीएनए होता है, इसका मतलब इसके अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए। यही बात हमने किसमें पढ़ी, ये बात हमने किसमें पढ़े, डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कहां पढ़े हमने, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब ये है कि डीएनए, डीएनए का बेसिकली लोकेशन कौन है, डीएनए होता कहां है असल में, न्यूक्लियस। कहां होता है, न्यूक्लियस। लेकिन हमने पढ़ा कि डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और दो जगह होता है, एक जगह कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, एक कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी जगह कौन है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसी तरह से यहां पर कौन मौजूद होता है, राइबोसोम, राइबोसोम और कहां मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म। दूसरा इसकी झिल्ली पे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसकी वजह से उसका नाम क्या बन गया, है ना, खुरदुरा, रफ एंडोप्लाज्म। और उसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, याद आ रहा है। इसका मतलब फिर दूसरा हमने कहा पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा कहां पढ़ रहे हैं हम, ठीक ना। उसके बाद इसके अंदर कौन मौजूद होते हैं, क्लोरोफिलमेंट भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं ना। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक लफ्ज लिखाया था आपको, एक डायग्राम बनाया था एकदम आखिर में जब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट किया था, कि डीएनए की मौजूदगी की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, याद आ रहा है क्या, बोलो जल्दी, बोलो बोलो बोलो, सेमी ऑटोनोमस। याद आ रहा है मैंने क्या बोला था उसको, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस मतलब, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, हाफ का मतलब उर्दू में क्या बोलते हैं हम, आधा। और निस्फ, निस्फ खुद कार अजूचा, उसको क्या बोला जाता है, निस्फ खुद कार अजूचा। मतलब अब ऐसा मत बोल देना कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल मतलब क्या, क्या काम है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि खालिद ट्राई करो, सही कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, उसको किसकी नीड पड़ेगी, न्यूक्लियस। बाकी के सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले लेगा, लेकिन आधे काम के लिए वो किसके ऊपर मुनासिर है, न्यूक्लियस। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि सारे काम ना, हमने ना, हमारी दिल्ली हमारी राजधानी है, ठीक है। अब दिल्ली हमारी राजधानी है तो महाराष्ट्र ये हमारा स्टेट है, लेकिन जितने डिसीजन महाराष्ट्र स्टेट लेता है, लेकिन उस डिसीजन के लिए वो किस पर डिपेंड है, दिल्ली। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि टेरिटरी बन गई, यूनियन टेरिटरी, जम्मू को और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दी। अब उसके डिसीजन जम्मू कश्मीर खुद नहीं ले सकता, वो होल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन महाराष्ट्र का ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की अपनी खुद की क्या है, गवर्नमेंट है। इस तरह से क्या बात समझ में आती है कि आधे डिसीजन खुद यहाँ की गवर्नमेंट ले सकती है, आधे डिसीजन दिल्ली वाले रहेंगे। तो इस तरह से महाराष्ट्र क्या होगी, सेमी ऑटोनोमस, पूरी ऑटोनोमस नहीं। मतलब ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ याद रखना है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर बनने वाले प्रोटीन, इसके अंदर होने वाले काम, ये खुद डिसाइड करेगा। क्यों डिसाइड करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, डीएनए।
लेकिन बाकी के काम के लिए किसके ऊपर मुनासिब रहेगा? न्यूक्लियस। हाँ, क्योंकि मेनली काम करने वाला कौन है? न्यूक्लियस। असल इंफॉर्मेशन कहां से आने वाली है? न्यूक्लियस। ठीक है। नाउ फिर इनके अंदर क्या होते हैं? इनके राइबोसोम्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के राइबोसोम से कैसे होते हैं? छोटे। क्योंकि ये खुद कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। ये खुद कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम है और इनमें भी क्या है? राइबोसोम। तो अगर आपको याद होगा तो जब हमने राइबोसोम पढ़ा था उस वक्त मैंने दिखाया था कि जो राइबोसोम है उसकी लोकेशन कहां कहां पर है। याद आ रहा है? राइबोसोम की लोकेशन कहां कहां पर है? तो मैंने दिखाया था कि एक तो वो होता है साइटोप्लाज्म में, दूसरा वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, चौथा कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब एक और चीज याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में, हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं इसको, और कि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो राइबोसोम कौन से टाइप के होते हैं? हमने कहा था ना कि राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम का जो टाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 70S। किसमें बोलते हैं? प्रोकैरियोट में। याद आ रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या बोला? वहां जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है? 70S। उसका हमने कहा कि ये जो S है, S स्टैंड फॉर स्वेट बल्क्स यूनिट। याद आ रहा है? हमने कहा था कि ये S स्टैंड फॉर स्वेट बल्क यूनिट, यानी S का मतलब क्या है? S का मतलब एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है? स्वेटबर्ग, और उसको हम बोलते हैं स्वेटबर्ग यूनिट। स्वेटबर्ग यूनिट बेसिकली क्या डिसाइड करता है? उस वक्त भी मैंने बोला था कि ये क्या डिसाइड करता है? इनका वजन। क्या डिसाइड करता है? वजन। ये डिसाइड करता है वेट। क्या डिसाइड करता है? वेट। और हमने कहा कि ये तो इतने छोटे हैं कि छोटे से भी छोटे हैं, तो इनका वजन कितना रहेगा? कैसे मालूम करेंगे? तो उस वक्त मैंने कहा था कि इन्होंने एक टेक्निक किया था, उस टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या नाम है उसका? सेंट्रीफ्यूगेशन। और इस सेंट्रीफ्यूगेशन में उन्होंने क्या किया था? रिलेटिव डेंसिटी की बेसिस पे सारे ऑर्गेनल को अलग अलग किया था। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक गिलास लीजिए, उसमें पानी में मिट्टी डाल दीजिए, उसको जोर से हिलाए तो उसमें क्या बनेगी? लेयर्स। जो सबसे छोटा होगा वो सबसे ऊपर होगा और जो सबसे हैवी होगा वो सबसे नीचे होगा। लेकिन आपको बीच में क्या देखने को मिलेंगी? लेयर। कि ये सबसे हैवी है इसलिए इससे नीचे है, इससे थोड़ा कम वेट वाला उससे ऊपर होगा, उससे कम वाला उससे ऊपर, उससे कम वाला सबसे जो ऊपर है उसकी वेट सबसे कम है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था? इसी टेक्निक को दिमाग लगा के एक टेक्निक बनाई, उसका नाम क्या था? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने यूज किया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। इस तरह से उन्होंने क्या किया था? राइबोसोम को अलग किया था। तो राइबोसोम का वेट जो आया था वो वेट कितना आया था? 70। इसलिए उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? 70S राइबोसोम। तो एक बात याद रखिए कि जब भी हम बात करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? राइबोसोम। या माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है वो कौन से टाइप का है? 70S। कौन से टाइप का है? 70S। 70S का मतलब क्या है? उसका वेट कितना है? 70। समझे? हाँ, छोटे रहेंगे। वेट उनका क्या रहेगा? 70। क्यों? क्योंकि आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो सेल की हम बात कर रही है, सेल कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी कौन मौजूद होते हैं? राइबोसोम। और यहां पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम होते हैं उनका जो साइज है वो, जो क्लोरोप्लास्ट के जो राइबोसोम है वो छोटे होते हैं। किसके कंपैरिजन में? जो राइबोसोम कहां मौजूद होते हैं? साइटोप्लाज्म। इसका मतलब उनका वेट 70 रहेगा क्या? नहीं, उससे ज्यादा रहेगा। कितना होता है? हम आगे चल के बढ़ेंगे कि उनको क्या बोला जाता है? ATS। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम है वो कौन है? ATS। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम है वो कौन से टाइप का है? 70S। एग्जाम में इस पर इतना जबरदस्त सवाल पूछा गया था, बच्चे कंफ्यूज। तो कंफ्यूज डिफरेंशिएट करके पढ़े नहीं, अलग अलग करके पढ़े नहीं। क्या अलग करके पढ़ना है? कि सारे असूचे, राइबोसोम भी एक असूचा है,
लेकिन इस राइबोसोम असूचे के कुछ टाइप वो कहां पर मौजूद होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। कुछ कहां मौजूद होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम मौजूद है वो कौन से टाइप का है? और जो साइटोप्लाज्म में है, जो इंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर है, वो बड़ा है। और वो कौन से टाइप का है? सिंपल है, लेकिन इसको नहीं पढ़ने की वजह से बात समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल में कितने टाइप के राइबोसोम है? 2 टाइप के। एक कौन सा है? 70S, दूसरा कौन सा है? 80S। 80S कहां मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म। 70S कहां मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, सीधा सीधा दिमाग क्या लगाने का? राइबोसोम यूकैरियोट में कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। एक टाइप जो साइटोप्लाज्म में है, दूसरा टाइप कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। जो साइटोप्लाज्म में है वो बड़ा है, उसको बोलेंगे आप 80S। जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में वो छोटा है, कौन सा है? 70S। बस सिंपल, ज्यादा उसमें ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। ज्यादा रिसर्च करने लगेंगे ना तो कुछ तो नया निकल के आ जाएगा। अभी अपने को रिसर्च नहीं करने का, समझा मंसूर? यार मंसूर ये कैसा सही है यार, मैं समझ में नहीं आता। ऐसा सही रहता? हाँ समझ में आया, ये ऐसा क्या सही रहता? ठीक है, चलिए कितना टाइम हो गया? 25। ठीक, अब आइए हम राइबोसोम पर, जिसकी गुफ्तगू इतनी देर से चल रही थी। ठीक है ना, कल हम लोग राइबोसोम की आगे की बात करेंगे। और राइबोसोम के बाद है खलवी ढांचा, साइटोस्केलेटन, उसके बाद है सीलिया फ्लैजेला, और उसके बाद है सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, और उसके बाद है मरकज। ठीक है, मतलब हमको 4 ऑर्गेनल पढ़ना है। ये 4 ऑर्गेनल हमको थोड़ा फास्ट पढ़ना है। कल हम क्या करेंगे? कल मेरे हिसाब से सर नहीं रहेंगे, कल रहेंगे बोले क्या? हाँ ठीक है, फिर चलो कोई इशू नहीं। सैटरडे को सर नहीं रहेंगे तो उस दिन मैं डबल लेक्चर ले लूंगा। डबल मतलब ट्रिपल ले लूंगा। ठीक है, 3-4 घंटे अपने उस दिन हो जाते थे चैप्टर ही कर आओ। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। ऑनलाइन कुछ डाउट है क्या साजिदा बेटा? हाँ, क्या क्वेश्चन है अक्सा? हाँ, अक्सा का क्वेश्चन था, बड़ा था वो, 2 मिनट। हाँ, अक्सा ने जवाब भी दिया था। ओके, हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हाँ, यहाँ देखो अक्सर जो आपने सवाल करे ना कि जो मूवमेंट है, तो हमने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट होता है वो लैटरल होता है। लैटरल का मतलब क्या होता है? लैटरल मूवमेंट मतलब जानिबी हरकत। याद आ रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी हरकत होती है? जानिबी हरकत, आजू बाजू जाता है, इधर जानिब में जाएगा या इस जानिब में जाएगा, तो हमने क्या बोला था? जानिबी हरकत, लैटरल मूवमेंट। इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन की दूसरी हरकत भी होती है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, अंदर बाहर अंदर बाहर। यानी हम क्या करें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन कौन से प्रोटीन है? इंटीग्रल, क्योंकि वो अंदर है। तो वो प्रोटीन कौन सी हरकत करेंगे? जानिबी। लेकिन दूसरे प्रोटीन भी है जो कहां पर होते हैं? सरफेस पे, उनको हम क्या कहते हैं? पेरीफेरल प्रोटीन। तो पेरीफेरल प्रोटीन बाहर भी रह सकते हैं और अंदर भी, तो वो बाहर भी जाएंगे और अंदर भी आएंगे। तो इस तरह से जो मूवमेंट होता है उसको कहा जाता है फ्लिप फ्लॉप। क्या बोला जाता है? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप मतलब अंदर, फ्लॉप मतलब बाहर। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन के अंदर दोनों मूवमेंट होते हैं। समझा अक्सर बेटा? ओके ठीक, और कौन है, किसका क्वेश्चन है? पठान इमरान खान, सोनार के पास का तराजू। बहुत भारी पार्टी, बहुत भारी, आखिरी बहुत भारी, सही दिमाग लगाए। जी, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होते हैं। मैंने पहले ही कहा कि क्लेमाइडोमोनास ये यूनिसेलुलर है।
ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। जिसको कोई डाउट है वो व्हाट्सएप पे मैसेज डाले।